हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक और बेहतरीन सेशन में। आज अपन लेक्चर नंबर 16 कर रहे हैं और आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि लास्ट क्लास में कंटिन्यू करा था और लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आज कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए धुआं उड़ाते हैं, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो अपन है नायाब बैच में, जहां पे कंप्लीट फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को 11th और 12th पूरा का पूरा, तो आप लोग इसको फायदा उठाइए। और एकलव्य बैच में केमिस्ट्री है, वो 3 डेज अभी कभी आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूशन में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज सर, मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आपने कल बताया था कुछ चीज, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था कि कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को इंडिकेट करता है। तो इसको समझते हैं पहले, फिर ऊपर आएंगे। ठीक है, यहीं पे मैंने छोड़ा था लास्ट क्लास में, इसीलिए यहीं पे आए हैं। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने बताया था कि कभी भी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। टर्मिनेट कहां पे करता है? इन्फिनिटी पे। टर्मिनेट कहां पे करता है? इन्फिनिटी पे। जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां से होता है सर? ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से, बताओ? ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से? पॉजिटिव चार्ज से। सपोज करो कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस है। मान लो मेरे पास यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट कहां पे करता है? इन्फिनिटी पे। कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे। ओरिजिनेट कहां से करता है? पॉजिटिव से। टर्मिनेट कहां पे कर रहा है? इन्फिनिटी पे। ओरिजिनेट कहां से कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट कहां हो रहा है? इन्फिनिटी पे। ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट कहां पे हो रहा है? इन्फिनिटी से। तो ये हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होता है इन्फिनिटी पे। याद रखेंगे, यह टर्मिनेशन पॉइंट इन्फिनिटी पे, और स्टार्ट हुआ है यहां से। सपोज करो ये कैपिटल क्यू चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट होगा इन्फिनिटिव से। ओरिजिनेट होगा इन्फिनिटिव से और टर्मिनेट कहां पे करेगा? इस पॉइंट चार्ज पे। टर्मिनेट कहां पे करेगा? इस पॉइंट चार्ज पे। टर्मिनेट कहां पे करेगा? इस पॉइंट चार्ज पे। टर्मिनेट कहां पड़ेगा? इस पॉइंट चार्ज पे। तो ये मैंने क्या बताया तुम्हें? इस बार ओरिजिनेट हो रहा है इन्फिनिटिव से, अगर स्पेस में दुनिया में कुछ और नहीं है। और टर्मिनेट क्या हुआ है? इस निगेटिव क्यू चार्ज पे। ओके, तो निगेटिव चार्ज पे ओरिजिनेट होता है इन्फिनिटिव से, टर्मिनेट होता है पॉइंट चार्ज पे। यहां से टर्मिनेट हुआ, यहां पे ओरिजिनेट हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे कि यहां पे मैं लिख दूं 10 कूलम चार्ज, इससे अगर मैं मान लो 5 लाइन बनाया, तो दूसरा अगर 20 कूलम चार्ज रखूंगा मैं, तो उससे कितने बनाऊंगा? मान लो 10 कूलम चार्ज रखा तो 5 फील्ड लाइंस बनाया। तो अगर मैं 20 कूलम चार्ज रखता हूं तो उसका डबल फील्ड लाइंस हमें बनाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। बात आया समझ में? रिलेटिव नंबर का क्या मतलब है? यस सर। तो यही चीज यहां पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां पे जरा सा देंगे, समझेंगे इस पॉइंट को, क्या मैं बोल रहा हूं यहां पे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और ड्रॉन टू अ नेगेटिव इज सब्जेक्टिव। यस, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाओगे ये कोई नहीं बताएगा, तुम्हारा मन है। ये तुम्हारा मन है कि तुम 2 फील्ड लाइंस बनाना चाहो, 10 बनाना चाहो या 50 बनाना चाहो किसी से। बट अगर उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा बनाने वाले हो तो उसी के रिस्पेक्ट में बताना, क्योंकि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना बनानी है टोटली पर्सनल चॉइस है। इसको नहीं बोला फैराडे ने, कैसे बताओ, कैसे बनाओ। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इन्वेंट किसने किया था? फैराडेज ने। अब ये क्या होता है? इट इज रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस। मतलब समझ में आया रिलेटिव का? कि अगर मान लो 5 कूलम चार्ज है, उससे 5 लाइन बना, तो 25 कूलम चार्ज है, तो कितने बनेंगे? 5 कूलम चार्ज है 5, तो 25 से 25। आया बात समझ में? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। जैसे 5 कूलम चार्ज है तो 5 फील्ड लाइंस है, तो 25 वाले में 25 फील्ड लाइंस है। गेटिंग? कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब यहाँ पे। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसके बारे में जरा समझो। मैं जो बात कर रहा हूं, जब मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन जनरल, कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो यहां पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं? दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप।
ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के लिए, फील्ड लाइंस के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है तो वो कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो हमेशा कैसा होगा, ओपन लूप होगा। वो हमेशा कैसा होगा, ओपन लूप होगा। वो हमेशा कैसा होगा, ओपन लूप होगा। इस तरीके से ओपन लूप है, देखो फील्ड, देखा। लेकिन ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं जरा समझना। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो दो तरीके का होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर मैं सिंपल लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो दो तरीके का है। कौन कौन सा सर? एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने क्या किया, कैटेगरी बना दिया। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, जो कि अभी तुरंत ऊपर बोल रहा था मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। और दूसरा फील्ड लाइंस ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, देखो जल्दी से। या और दूसरा क्या होता है, जल्दी से बताओ, दूसरा क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये कुछ नया चीज आ रहा है। यस, ये जो चीज है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चलते जो फील्ड लाइंस होता है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यही था कि पहला पॉइंट अगर तुम इससे समझोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज कर्व। ये कभी भी क्लोज कर्व का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये क्लोज कर्व हो ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर मैं बोलता हूं फील्ड, तो ये हमेशा कैसा होता है, ओपन कर्व होता है, ओपन कर्व होता है। लेकिन ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते डेवलप होता है, अपन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसे। अच्छा, वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म कैसे लेता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, changing magnetic field produces electric field called induced मजा आ गया। changing magnetic field produces electric field called induced electric field। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जरा समझने की कोशिश करना, ये कैसा होता है जल्दी से बताओ। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। ये क्लोज कर्व होता है, ये क्लोज कर्व होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और जब क्लोज कर्व होता है तो फिजिक्स में वैसे कर्व जो क्लोज हो वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और जो ओपन कर्व है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिक्कत है तो वर्क पावर एनर्जी में समझेंगे। कंजर्वेटिव जो भी फील्ड लाइंस होता है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी जो होता है, नेट एनर्जी, उसको हम दोबारा रिट्रेस कर सकते हैं। कोई लॉस नहीं होता है एनर्जी का, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सब होते हैं कंजर्वेटिव। जैसे कि एग्जांपल क्या है सर, ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो कैसे है, कंजर्वेटिव है। जैसे कि बार मैग्नेट जो होता है जो तुम खेलते हो बचपन में, उससे जो फील्ड लाइंस होता है वो कंजर्वेटिव होता है, उसके अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है जो कंजर्वेटिव होता है। और जो नॉन कंजर्वेटिव होता है उसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते इन चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, क्लोज कर्व होता है, और ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ये कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव नेचर। बोलो मजा आ गया क्या, बोलो 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 बोलो, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। आया बात समझ में, अब क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखना, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर सकता है बट ये नहीं कर सकता। अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज कर वाले हो सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है।
बहुत शानदार सर। यहां तक जब हमने समझ लिया है तो अब आगे की बात करते हैं। मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिया है, लेकिन इन क्वेश्चन से पहले एक चीज और मुझे समझाना है। ये लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि सपोज करो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सी है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये जितना क्लोजर होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ का फील्ड ज्यादा है ई ए का, और ई बी का उससे ज्यादा है, और ई सी का बी के बराबर है। इसी का किसके, इस बी ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इतने रीजन में 3 फील्ड लाइंस है, यहाँ पे भी इतने रीजन में 3 फील्ड लाइंस है। ई ए और ई सी बराबर होगा, और ये बड़ा होगा ई बी से। क्यों? क्योंकि ई बी में थोड़ा सा दूर दूर है फील्ड लाइन। तो ये डेंसिटी ऑफ रिलेटिव क्लोजनेस जो होगा, डेंसिटी का मतलब रिलेटिव क्लोजनेस क्या है, जो क्लोजर होगा तो वहां पे क्या लिखेंगे अपन, फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेगा प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट पे। यानी कि यहाँ पे 3 फील्ड लाइंस है इतने दूरी में, तो यहाँ का फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ये दूर दूर है तो क्या होगा, कम होगा। ऐसे समझो, रिलेटिव क्लोजनेस को देखो बस, इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे ज्यादा क्लोज है फील्ड लाइंस वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है 12 क्लास के बच्चों के लिए। ये स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पहले तो ये समझ लो 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो 2 फील्ड लाइंस कभी भी एक जगह इंटरसेक्ट नहीं करता। अब इस वाई का आंसर करते हैं, ऐसा क्यों। अगर ये 2 फील्ड लाइंस इंटरेक्ट करता है तो एक फील्ड लाइंस देखो इधर से आ रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। जब इसके चलते हम देखेंगे तो इससे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अब यहां पे अगर मैं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दूं, वो पॉजिटिव क्यू चार्ज कंफ्यूज्ड हो जाएगा, भाई मैं किधर जाऊं। कोई बोल रहा है इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, कोई बोल रहा है इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और पॉइंट एक ही है यही वाला। तो क्योंकि ये डेफिनेशन जो है हमारा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि किसी भी पॉइंट पे कर्व पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो उसे फॉलो करेगा। और दूसरा, किसी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ सिंगल डायरेक्शन हो सकता है, यूनिक होता है। यानी कि एट अ पॉइंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज यूनिक, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिक, मतलब एक ही होगा। जबकि यहां पे 2 फील्ड लाइंस बन रहे हैं, इसलिए इस तरीके का जो क्रॉस हुआ है वो नॉट पॉसिबल है। ऐसे फील्ड लाइंस जो होंगे वो नॉट पॉसिबल है। तो इसका इंग्लिश बना लेना तुम, 2 फील्ड लाइंस लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, बिकॉज at a cutting point when we draw the tangent we have 2 different direction of electric field, we have 2 different direction of electric field at a point which is not possible, because at a single point we have only and only single direction of electric field. At a single point the net electric field is always in unique direction, उसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है। लिख लिया, पूछेगा स्कूल में बता दोगे, तुम लोग भी समझ गए। यस, तो ये 2 को कभी कट या टच भी नहीं हो सकता, ना कट हो सकता है ना टच हो सकता है। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखो। ये वाला देखो, बोल रहा है गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, व्हाट आर द साइन। देखो ये Q1 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रहा है, तो ये कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और Q2 पे भी क्या हो रहा है, देखो टर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट ही कर रहा है तो दोनों निगेटिव ही होगा। तो Q1 इज पॉजिटिव, गलत हो गया। Q1 इज निगेटिव बट Q2 इज पॉजिटिव, गलत हो गया। बोथ आर निगेटिव, एकदम सही हो गया, क्योंकि दोनों पे फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके सर, जरा यहां पे देखो, इस जगह से फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, अब इस जगह पे देखो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कैसा होगा,
निगेटिव चार्ज होगा, ये तो कंफर्म हो गया मुझे। अब इसमें क्या है, ए इज पॉजिटिव बी इज निगेटिव, सही लाइन है। ए इज निगेटिव गलत लाइन है, बोथ आर पॉजिटिव गलत लाइन है, बोथ आर निगेटिव गलत लाइन है। अब इसको जरा सा समझते हैं, ये तो सही है, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये नहीं आया समझ। ये वही चीज जो अभी बताया, रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। यहां पे फील्ड लाइंस कितने हैं देखो, 1 2 3 4, यहां से जितना निकला वो सारा यहां पे टर्मिनेट कर रहा है, ये तो सही समझ में आ गया। यानी कि जितना यहां पे है उतना यहां पे तो है, लेकिन ये 4 के बदले यहां बनाया नहीं गया है, इसीलिए ए के पास ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है कंपेयर टू बी। इसीलिए ए का जो ताकतवर है, ए का जो मैग्नेट, ऐसा नहीं है कि ए पॉजिटिव है तो बड़ा हो गया, ए का स्ट्रेंथ ज्यादा है बी के स्ट्रेंथ से, ये मैग्नीट्यूड ये बताता है। तो ये भी बात समझ में आ गया, और ये भी आ गया, और ये भी आ गया, इसीलिए ये आंसर आ गया। बोलो मजा आया तुम लोगों को पूरा? जबरदस्त। और एक दो चीज और बताता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कभी हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होता है। क्या मैंने ये लिखा है? नहीं लिखा है, चलो बताता हूं यहां पे, इसको समझो। बोल रहे हैं ये वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बताया था मैंने कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो, मेटल है कि नहीं, तो वो क्या है, जैसे कि ये ग्लास है जिसमें मैं पानी पीता हूं, तो ये क्या है, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, स्टील है ना। तो कंडक्टर के ऊपर सपोज कर लो, जनरली हम यूज करते हैं स्फेरिकल कंडक्टर, बट कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, वो कोई वरीड होने वाली बात नहीं है। सपोज करो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। अब ये मैंने बोल दिया कि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो ये क्या करेगा, अंदर में कोई भी चार्ज को नहीं रखेगा, तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे होता है। तो सारा का सारा चार्ज जब इसके सरफेस पे होता है, तो कंडक्टर के सरफेस पे जो फील्ड लाइंस होगा वो कैसा निकलेगा, 90 डिग्री पे। अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखना है कि ये 90 पे ऐसे निकालोगे, 90 डिग्री ऐसे निकालोगे, 90 डिग्री पे 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 ऐसे निकालोगे, 90 डिग्री ऐसे निकालोगे 90। मान लो कोई, यही चीज मैंने बताया भी है एक बार तुम्हें, मान लो कोई एक कंडक्टर है यहाँ पे, लेट लेट दिस बी अ कंडक्टर, और यहां पे तुम एक चार्ज रॉड लेके चले गए इसके नजदीक, इसके नजदीक क्या किए तुम, एक चार्ज रॉड लेके चले गए। ये क्या करेगा बताओ, चार्ज रॉड इंड्यूस करेगा इसके ऊपर चार्ज, बोलो। तो अगर सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज रॉड कैसा है, पॉजिटिव है, ओके। या फिर एक पॉइंट चार्ज ही लेके चले गए, वो क्या करेगा बताओ मुझे, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर टर्मिनेट करेगा, यहां से पॉजिटिव फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा, लेकिन हमेशा 90 डिग्री पे। ये देखते रह जा रहे हो, हमेशा कैसा करेगा, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे होना आवश्यक है। ये कैसा करेगा, 90 डिग्री पे होना आवश्यक है। ये कैसा करेगा, 90 डिग्री पे होना आवश्यक है। ये कैसा करेगा, 90 डिग्री पे होना आवश्यक है। तो ये जो कंडक्टर है उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज फील्ड लाइंस। अगर तुम यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना रहे हो तो सब गलत है, ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस कर दिया। मैंने बताया था जितना पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर पहले चार्ज कितना था, क्यू नेट 0, तो चार्ज कंजर्वेशन कभी भी फ्लॉप नहीं करेगा। तो जितना निगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। 1 2 3 4 5 बनाया तो 5 ही बनाओ, 2 3 4 5, ये हमेशा बराबर फील्ड लाइंस होगा। अब यहां पे प्लस क्यू आई लिखो, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों, क्योंकि नेट इससे 0 होना है, क्योंकि पहले जितना फील्ड लाइंस है, पहले जितना चार्ज है अब भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हुआ, परपेंडिकुलर आया है 5, तो यहां से भी 5 फील्ड लाइंस निकालो परपेंडिकुलर की तरफ। तो देखो यहां से पहला फील्ड लाइंस निकालो, ऐसे निकाल दो, 1 देखो 90 डिग्री पे बना दिया, ऐसे निकाल लो 2 देखो 90 डिग्री पे बना दिया, ऐसे निकाल लो 3 देखो 90 डिग्री बना दिया, ऐसे निकाल दो 4 देखो 90 डिग्री बना दिया, ऐसे निकाल दो 5 देखो 90 डिग्री बना दिया। क्या बात समझ में आया तुम्हें, कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा। तो ये है कहानी, कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा और अंदर में कोई भी फील्ड नहीं होता, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्या बात पूरा समझ में आता जा रहा है तुम लोगों को? एक और चीज समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के चलते,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज अ कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन, आज कंटिन्यूअस कर्व ऐसे लिख दो, कंटिन्यूअस कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, देखो देखो जैसे कि यहां से कर्व कोई निकला तो कैसा भी करे वो कंटिन्यूअस ही होगा। ऐसा यहां से कोई दूसरा कर्व निकला सपोज करो तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कोई कर्व, ये कंटिन्यूअस होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ऐसा निकले ऐसा खाली हो जाए फिर ऐसा हो जाए, ये संभव नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व। आया बात समझ में? ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है, देख रहे हो। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा क्या ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है? नहीं, जहां से ओरिजिनेट हुआ और टर्मिनेट इंफिनिटिव पे हो रहा है, ओरिजिनेट हुआ टर्मिनेट इंफिनिटिव पे हो रहा है, तो ये नहीं है डिसकंटिन्यूअस। यहां से ओरिजिनेट हुआ यहां टर्मिनेट हुआ, खत्म। लेकिन यहां पे ओरिजिनेट कहां से हुआ है नहीं पता, इन्फिनिटिव से हुआ होगा, लेकिन ये टर्मिनेट किस जगह पे हो रहा है, यहां पे कैसे हुआ टर्मिनेट नहीं पता, इसीलिए हम नहीं बता सकते। तो ये हो सकता है ऐसे चलता हुआ कहीं पे जा रहा है, ठीक है ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन संभव है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी शार्प कॉर्नर नहीं बनाता है। दूसरा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म शार्प कॉर्नर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म शार्प कॉर्नर। क्या मतलब इसका, जैसे ऐसा हो सकता है, ये कंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस होगा, ऐसा हो सकता है, बट वो शार्प कॉर्नर नहीं बनाता है। जैसे ये संभव है, लेकिन ऐसा ऐसे आया और कभी ऐसे करके ऐसे नहीं हो सकता। ये देखो ये शार्प कॉर्नर बना दिया, ये संभव नहीं है, ये संभव है। आया मजा तुम लोगों को? तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? कंटिन्यूअस कर्व। और जो कर्व शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन करता है वो एक्चुअल में नॉन डिफरेंशियल कर्व हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व एंड डिफरेंशियल कर्व होता है। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कर्व, डिफरेंशियल कर्व होता है। आया मजा? और ऐसा करने से क्या होता है, वो नॉन डिफरेंशियल हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी शार्प कॉर्नर नहीं बना सकता। क्या बात समझते जा रहे हो? ओके सर, अब आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। यस, जैसे मान लो दो कंडक्टर है तो कभी भी इनके बीच में इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्वी स्पेस्ड होगा। तब ये बताएगा कि भैया हमारे पास जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसे इंडिकेट करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जो होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो हमेशा इक्वी स्पेस्ड होता है। इक्वी स्पेस्ड का मतलब दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो बराबर होगा। बात समझ में आया? अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर मेटल इज जीरो, सो नो फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट देयर। तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया कि यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो कोई भी फील्ड लाइंस अगर आएगा तो हमेशा इसके ऊपर 90 डिग्री पे आ सकता है, बोलो बोलो बोलो, और 90 डिग्री पे आएगा तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, और इतना ही निकलेगा भी तो ये भी 90 पे होगा, इधर भी 90 पे होगा और इधर भी 90 पे होगा। तो जो आया है वो निकलेगा भी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से अगर नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो है तो अब भी नेट जीरो। सर पूरा का पूरा कहानी आपने पूरा बरसात तरीके से बता दिया। नाउ द पॉइंट इज, मैंने बताया था डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो ये तो हमें पता है पॉजिटिव निगेटिव के चलते, लेकिन सपोज करो कि मुझे दो पॉजिटिव चार्ज या दो निगेटिव चार्ज के चलते फील्ड निकालना है। तो ये लाइन याद रखना, ये दोनों फील्ड लाइंस जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसके सिमेट्रिकल? अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस,
एंड ऑल्सो अबाउट द परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर इन दोनों के बीच में एक लाइन मैं ज्वाइन कर दूं, देखना ध्यान से, यहां से यहां तक का, ये देखो ये लाइन ज्वाइन कर दिया दोनों, मजा आया तुम्हें? तो ये जो लाइन मैंने ज्वाइन किया है, देखो ध्यान से, ये देखो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है ये देखो 3 लाइन इधर आया, 3 लाइन इधर आया, 3 लाइन इधर आया, 3 लाइन इधर आया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 लाइन इधर आया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 लाइन इधर आया। जितना ऊपर फील्ड लाइन से उतना ही नीचे फील्ड लाइन से। एक और चीज समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो इसके अबाउट मिरर इमेज है, इधर 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 इधर, देखो मिरर इमेज है। और ये पॉइंट जब तुम देखोगे, ये वाला बीच वाला पॉइंट, तो यहां पे इसके चलते फील्ड इधर, इसके चलते ही फील्ड इधर, क्योंकि दोनों का चार्ज माइनस क्यू है, तो इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस जगह पे, ये जो जगह है वहां पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट है जो कल पढ़ाया था। मजा आया? ये दो पॉजिटिव चार्ज के चलते होगा तो बाहर बाहर सेम पैटर्न में बाहर 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 हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो अंदर 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 हुआ है। क्लियर बात है? अब देखो ध्यान से, एक और चीज है, एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके चलते मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले ये समझा देता हूं। सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज अपोजिट साइन में, माइनस क्यू और प्लस क्यू, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है क्यू क्यू, अगर ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो इसको डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? डाइपोल। यानी कि डाइपोल में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपोजिट साइन का कुछ दूरी पे होता है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। तो कभी भी अगर तुम्हें कोई बोलता है बताओ डाइपोल क्या है, तो तुम बोलोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है और कुछ दूरी पे सेपरेटेड होता है, इस सिस्टम को हम डाइपोल का नाम देते हैं। तो डाइपोल के चलते कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो देखो। अब ये निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव पे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव पर टर्मिनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेगा, निगेटिव पर टर्मिनेट करेगा, देखते जाओ। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेगा, निगेटिव पर टर्मिनेट करेगा, देखते जाओ। मजा आ रहा है तुम लोगों को? यहां पर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेगा, इधर की तरफ निगेटिव है तो ये ऐसे मुड़ना चाहेगा, इधर की तरफ निगेटिव है तो ऐसे मुड़ना चाहेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे जाएगा, यहां पे ऐसे मुड़ना चाहेगा, यहां पे ऐसे मुड़ना चाहेगा। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इस बार पैटर्न भी बिल्कुल बराबर आएगा। यहां से ऐसे गया है तो यहां से ऐसे आना चाहेगा, देखो यहां से ऐसे गया है तो यहां से ऐसे आना चाहेगा, देखो यहां से ऐसे गया है तो यहां से ऐसे आना चाहेगा, देखो यहां से भी ऐसे आना चाहेगा, देखो ये देखो पूरा का पूरा ये क्या हुआ, एक डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, जो कि कभी भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखें। पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दिखाया, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट दिखाया, डन है बिल्कुल। अब टू आइडेंटिकल चार्ज जो है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने तुम्हें यहां पे बता दिया कि अगर निगेटिव निगेटिव है तो ऐसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैसा होगा। अब तुम बना के दिखाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जल्दी से कॉपी में बनाओ। चलो पॉज करो यहाँ पे वीडियो और देखो कि क्या तुम सेम बना रहे हो, सेम बना रहे हो जो जो मैंने बोला है। मैंने बोला इन दोनों को मिला दो, ओके, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ओके, बहुत बढ़िया। अब ये पॉजिटिव चार्ज के चलते यहां पे फील्ड होगा इधर की तरफ, इसके चलते इधर, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, देखो ये क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट है। इसको थोड़ा बाद में लिख देता हूं मैं, ये जो E इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इसको बाद में लिख दूंगा, क्योंकि अभी मुझे फील्ड लाइंस बनाना है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कैसा होगा, निकलेगा, हमेशा सिमेट्रिकल होगा, ऐसे निकलेगा, हमेशा सिमेट्रिकल होगा, ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे ऐसे निकलेगा, सिमेट्रिकल होगा, ऐसे निकलेगा, सिमेट्रिकल होगा, ऐसे निकलेगा, सिमेट्रिकल होगा, ये ऐसे। तो ये बीच में ये जो फील्ड लाइंस बना ये नहीं है संभव, इधर आएगा ही नहीं। यहां से फील्ड लाइंस देखो ध्यान से, पॉजिटिव वाला है, भगाएगा इसको, ये इधर की तरफ भागेगा, इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा, इस तरीके का फील्ड लाइंस बनेगा। ये हमेशा सिमेट्रिकल होगा, तो यहां पे भी ये ऐसे ही बनाएगा, इतने ही दूरी पे बनाएगा। एक और बना दो, हाँ एक और बना दो, ये कट मत कर देना, ये भी ऐसे ही एकदम नजदीक से जाएगा और नजदीक,
ये सिमेट्रिकल होगा। ध्यान समझ में आ गया ना तुम लोगों को, एकदम मिरर इमेज होता है। ये वाला इधर की तरफ जाएगा, एक और बनाओ इधर की तरफ, लिखते जा रहे हो? ओके सर, यहां से पॉजिटिव है इधर की तरफ जाएगा, और कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे जाएगा, है ना, और एक दो और बना दो, ऐसे और ऐसे। क्या ये बनाया है मैंने? नहीं, इसमें ज्यादा बना दिया क्या? नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं ज्यादा बना दिया, इसमें भी बनाओ फटाफट से, यहां बनाओ लाइंस, यहां बनाओ। देखा, इस तरीके का पैटर्न होगा दोनों पॉजिटिव चार्ज के। तो सर पूरा का पूरा हमें फील्ड लाइंस आपने समझा दिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया फील्ड लाइंस, इसी से आगे की बात करते हैं। अभी मैंने पढ़ाया फील्ड लाइंस, ये फ्लक्स क्या है? कभी किसी कर्व सरफेस पे, जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक सरफेस है, मेरे पास ये एक सरफेस है, सपोज करो कोई भी एक सरफेस है, थोड़ा सा अच्छा सरफेस ले लो। हाँ चलो, ये सरफेस है मान लो, ठीक है, एक क्यूब है, एक स्क्वायर है मान लो। अब यहां पे मुझे पूरा सॉलिड सॉलिड बना देता हूं, चलो एकदम से, ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार है, ठीक है, इसको फील कर लो। अब देखना, बहुत ही अच्छा बात कर रहा हूं मैं अभी। यहां पे सपोज करो कि मेरे पास बहुत सारे फील्ड लाइंस बनने हैं, मेरे पास क्या है, बहुत सारे फील्ड लाइंस है। तो कुछ फील्ड लाइंस यहां से आ रहा है, देखो ऐसे अंदर से आया, थोड़ा सा और थिनर करो, देखो ऐसे आया मान लो, ठीक है, ओके, यहाँ पे ऐसे आया मान लो, कुछ फील्ड लाइंस यहां से आया है। ये क्या होगा, ये सारे फील्ड लाइंस क्या होंगे, ऐसे आया मान लो, ठीक है, ऐसे आया मान लो, ठीक है, ऐसे आया मान लो, ठीक है, ओके, हाँ सर, चलो ऐसे आया मान लो, ये फील्ड लाइंस आया है यहाँ पे, और ये सब यहाँ से निकल रहा है, तो मैं बीच से निकाल देता हूँ ताकि दिखे तुम्हें। हाँ, फील्ड लाइंस आया है और यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ओके, फील्ड लाइंस आया है, यहाँ से निकल, फील्ड लाइंस आया है, यहाँ से निकल रहा है, जा रहे हो, फील्ड लाइंस आया है, यहाँ से निकल, फील्ड लाइंस आया है, यहाँ से निकल रहा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। क्या कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से आया है, इधर की तरफ निकल गया फील्ड लाइंस। ऊपर भी बना सकते हो तुम्हारा मन, यहाँ पे एक बना देता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे बना दो, ठीक है, और एक और यहाँ पे, और इन दोनों जगह पे एक ये वाला लाइन ले लो, ऐसे लिख दो, ओके, कॉपी करके इधर लिख लो। हाँ सर, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है फोटो, यहाँ पे जो तुम्हें फोटो दिख रहा है, जरा उसे देखो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास एक पेज है और इधर से एक लाइन आ रहा है और बाहर से निकल रहा है, इधर से एक लाइन आ रहा है बाहर से निकल रहा है, इधर से एक लाइन आ रहा है बाहर से निकल रहा है, वैसे ही लग रहा है ये तुम्हें? बोलो हाँ है ना? हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही निकला है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जब इसे किसी कर्व से ये निकलता है, तो यहां पे हम नाम देते हैं फ्लक्स का। तो कोई भी कर्व से तो ये फील्ड लाइंस निकल रहा है, जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगा वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज कर्व, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज कर्व। तो यहां से हमने क्या सीखा है, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing through a curve is proportional to the flux, is proportional to the electric flux, is proportional to electric flux। क्लियर हुआ बात को? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन अगर कोई पूछता है इसे, तो क्या बोलोगे फिजिकली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कर्व gives the idea of flux through this curve। definition यही है, number of electric field lines passing through curve is always proportional to the electric flux। according to the definition मैं क्या लिख सकता हूं, फ्लक्स को डिनोट करते हैं ऐसे फाई से, फाई, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यहां ई लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल, मैग्नेटिक फ्लक्स में बी लिख देंगे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा क्या, ये जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द। तो हम जब इस फ्लक्स को दिखाते हैं, यहां पे
फ्लक्स को बताते हैं। ये फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है, और मैंने क्या बताया अभी तुरंत कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। ये भी बताया जितना क्लोजर होगा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअल में फ्लक्स का जो डेफिनेशन हम बुक में देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स, वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इन जनरल, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये दोनों वेक्टर है, इसका क्लोज इंटीग्रल ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब है सर, ये समझाइए। तो फ्लक्स निकालने का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो। अगर कोई वेरिएबल एरिया है तो उसको क्लोज जितना कर्व है, ये सर्कुलेशन क्यों बता रहा है, ये क्या बताता है, क्लोज लूप में करो। हमेशा ई डॉट डी एक क्लोज लूप में होता है। लूप कैसा भी हो सकता है, लूप कैसा भी हो सकता है। तो कभी भी फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, ई डॉट ए। अब यहां पे देखो, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, और ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर इसका किधर है, ऐसे है एरिया वेक्टर, देखो तुम्हारी तरफ। मैंने ये बताया हुआ था बेसिक मैथ्स में भी कि देखो कभी भी तुम्हें एरिया वेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। याद आया, याद आया तुम्हें। तो एरिया वेक्टर के बारे में मैंने ऑपरेशन किया हुआ है तुम लोगों को। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी हम इंडिकेट किए हैं एरिया को। कैसे, ये देखो, जैसे कि कभी भी एक ओपन एरिया है, ये ओपन एरिया है मान लो। ओपन एरिया में अपन नहीं बता सकते कि परपेंडिकुलर किधर होगा। ओपन एरिया में इसके ऊपर परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, या फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है। ये भी एक कैप को इंडिकेट करेगा, ये भी एक कैप को इंडिकेट करेगा। तो जो क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग लेते हैं ओपन एरिया का क्या वेक्टर। ओपन एरिया, जब एरिया ओपन हो तब हम नहीं बताएंगे कि ऊपर है या नीचे, कहीं पे भी हो सकता है ये कैप। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब क्लोज्ड कर्व हो, लाइक एक तुम्हारे पास क्यूब हो मान लो, या फिर मान लो एक तुम्हारे पास स्फीयर हो मान लो, स्फीयर हो मान लो, इसमें तुम्हें एरिया वेक्टर बताना है। एरिया वेक्टर कैसे बताओगे, बताओ मुझे जल्दी से फटाफट से। एरिया वेक्टर कैसे बताओगे, बताओ मुझे जल्दी से फटाफट से। इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करके बताओगे। यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, 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 यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। कैसे निकालते हैं, इसके सामने बैठ जाओ, यहाँ पे तुम एकदम खुश होके बैठ जाओ। यानी कि कभी भी अगर क्लोज कर्व है और उसमें एरिया वेक्टर निकालना है तो हमेशा बाहर जाके तुम देखो और वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाओ, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि एरिया हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोलो मजा आएगा क्या, कोई भी दिक्कत। तो यहां से हमें समझ में आया एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे क्यूब का ही निकालना है एरिया वेक्टर मान लो, तो क्यूब के बाहर खड़े हो जाओ। सबसे पहले ये क्यूब है मान लो, ओके, इसके बाहर चले जाओ। यहाँ पे ये क्यूब है मान लो, इसके बाहर चले जाओ, देखो यहाँ पे चले जाओ। ऐसे ये क्यूब है मान लो, क्या यहाँ पे गए, तुम हमेशा बाहर खड़े हो जाओ। जब भी किसी से भी क्लोज लूप से अगर एरिया वेक्टर निकालना है तुम बाहर चले जाओ। फिर देखो, तो अभी देखोगे अगर तुम ये वाला एरिया सपोज करो, तुमने नोटिस किया ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया देखो पूरा का पूरा, इसको देखने की कोशिश करो। हाँ सर इसी को देख रहे हैं। तो ये जो साइड वाला मैंने फोटो बनाया है, देखो इधर ध्यान से, इस फोटो को जरा देखो ध्यान से, किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे अगर मैं बोलूं एरिया वेक्टर बताओ, किधर होगा, इधर की तरफ होगा एरिया वेक्टर। इसके दूसरे साइड में मान लो इधर की तरफ मैंने बनाया ये वाला एरिया, क्या नोटिस कर रहे हो तुम, हाँ सर ये वाला एरिया इधर साइड वाला। इसमें अगर निकालने की कोशिश करोगे एरिया वेक्टर तो किधर होगा, जल्दी बताओ। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जल्दी बताओ। उसके परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल से भी बेस्ट लाइन कौन सा है जानते हो, आउटवर्ड नॉर्मल। हमेशा क्लोज लूप में इधर की तरफ होगा इसका एरिया वेक्टर। मजा आया। तो हमेशा नॉर्मल जो लोगे वो किधर लोगे, आउटवर्ड। किधर लोगे बेटा, आउटवर्ड। नॉर्मल हमेशा किधर होता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल। क्या बात समझ में आ गया। तो ऐसे ही इसके लिए अगर तुम निकालने चाहोगे, इसको भी भर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा।
बोलो क्लियर है क्या? ये सामने वाले के लिए नीचे हो जाएगा। और ये जो है, ये एक और फोटो बनाता हूं मैं, देखो यहां पे देखो, ये साइड था, कौन सा साइड था, फोटो कैसा था, ऐसा ऐसा, हाँ ये साइड मान लो, एक ये था और एक सामने भी था, हाँ सामने वाला ये कलर ले लो, ऐसा था। ये देखो दो साइड और भी तो था इसमें, बोलो हाँ है ना? तो ये जो है वो ये बैक साइड को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला चीज, ये वाला, ये जो है वो अंदर की तरफ है। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो किधर होगा? अंदर की तरफ। मतलब किससे इंडिकेट करोगे? क्रॉस से। क्रॉस से इसका एरिया वेक्टर, इसका क्रॉस से अंदर, इनसाइड द प्लेन। और इसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ होगा, डॉट से आउटसाइड द प्लेन, ये ऐसे होगा। और ये क्रॉस से अंदर की तरफ है। सब समझ गए एरिया वेक्टर की पूरी कहानी क्या है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये। सपोज करो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा है और एरिया मान लो ऐसा है, मान लो एरिया जो है इसका कुछ एंगल पे है, सपोज कर लो ऐसे है, ऐसे है एरिया वेक्टर, ऐसे है। तो ये देखो इसका एरिया वेक्टर अगर निकालोगे तो तुम कैसे निकालेगा? एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर ऐसे है, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? देखो ये कैसे ऐसे लिख दिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो थीटा है तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यही होता है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो कभी भी मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा। बहुत मजेदार, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा सा देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने क्या बताया तुम्हें? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। यही बताया मैंने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस गिव्स द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का? इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा उसको समझो। ई और ए का प्रोडक्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्ट पर मीटर और मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्ट पर मीटर बाय मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर कूलम भी होता है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ये भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। इसको तुम वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो। इसको, यही फ्लक्स को। तो फ्लक्स ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। बोलो मजा आया क्या? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मजेदार। इसको जूल कैसे लिख दिया सर आपने? न्यूटन मीटर, ये वर्क का हो गया, और फिर 1 मीटर सेपरेट किया और इसको भी ऐसे भी लिख दिया। बहुत बढ़िया सर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कभी भी अगर बहुत सारे फ्लक्स निकालना हो तो सिंपली तुम ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, क्योंकि ऐड करने के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा अगर तुम्हें निकालना हो नेट फ्लक्स, फ्लक्स नेट निकालना हो, तो तुम क्या करोगे? पहले से फ्लक्स, फिर क्या करोगे? दूसरे से फ्लक्स, फिर क्या करोगे? तीसरे से फ्लक्स, प्लस डॉट 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 ऐसे। ये क्या कर रहा हूं मैं? विदाउट साइन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें सिंपल एल्जेब्रिक सम कर देंगे नेट फ्लक्स निकालने के लिए किसी का। सर बहुत बढ़िया, तो अब कुछ फ्लक्स निकाल के दिखाते हैं। चलो ध्यान से देखते चलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है छोटा सा, बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। अब हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है। सपोज करो ये हो गया एक्स, हाँ सर, ये हो गया वाई, हाँ सर, ये हो गया जेड, हाँ सर। एक्स वाई प्लेन में एक एरिया मान लिया, कुछ भी एरिया मान सकते हैं, हाँ सर। चलो ऐसा फोटो बना लो। ये मान लो एक्स वाई प्लेन में कोई एरिया। ओके, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, थोड़ा एंगल पे लेना ठीक नहीं है। यही लो जो पहले लिया था, वही लो, यही वाला एरिया लो। ये क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि एक्स और वाई में ये एरिया है और 100 मीटर स्क्वायर का है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। कुछ भी देखो, वोल्ट मीटर ही है ना। अब यहां पे देखो, ये है एक्स और ये है वाई। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा पहले ये बताओ? इसका एरिया वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, या तो इधर होगा या तो अंदर होगा। तो या तो एक्स क्रॉस वाई जे में होगा, के में, जेड के कैप में होगा, या तो माइनस के कैप में होगा। अपन नहीं बता सकते किधर होगा। इसमें दो डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा, लेकिन क्योंकि ये बोला नहीं ओपन एरिया है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा के में होगा। अब ध्यान से देखो, बोल रहा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस √3j कैप। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास ऐसा एरिया है, मान लो एक a इंटू ए का हमारे पास एक स्क्वायर है, मान लो a इंटू ए का। ओके सर, बहुत बढ़िया। a इंटू ए का मेरे पास एक स्क्वायर है मान लो, और मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दे दिया। देखो ऐसा ऐसा फील्ड लाइंस है, कलर चेंज करो, ठीक है, और कॉपी करो। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसा, इसी के प्लेन में है। बताओ फ्लक्स कितना होगा, जल्दी से बताओ, फाइंड फ्लक्स, फटाफट से फ्लक्स बताते चलो। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है और एरिया वेक्टर इसका किधर है, या तो बाहर है या तो अंदर है, या तो इधर है या तो इधर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ मुझे, 90 डिग्री। यहां पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या? क्योंकि ये एक ओपन एरिया था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो डॉट में है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है तेरे को, 90 डिग्री। इस बार फ्लक्स कितना होगा, ई ए कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। तो जब भी कभी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो तो फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। अगर ये दोनों सेम प्लेन में हो, क्या मतलब, अच्छा 90 डिग्री का एक और एग्जांपल लो तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे कि मान लो ये एक कर्व है, ये तो तुम्हें दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ मुझे जल्दी से। इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, यही बोलोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बताओ इससे कितना फ्लक्स पास हुआ। अगर प्लेन ऐसा है मान लो, उसको कट नहीं कर रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा 90 हो जाएगा। तो अगर उसी के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कभी भी फ्लक्स नहीं होगा। कट होना चाहिए, ऐसे है तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कट नहीं करेगा तब तक फ्लक्स नहीं आएगा। ये इसी के प्लेन में है, तो यहां पे और लॉजिक क्या है, एंगल भी 90 डिग्री है। फ्लक्स कितना होगा इस बार भी, 0 फ्लक्स होगा। बहुत बढ़िया। अब सर एक एग्जांपल दे दो जो उसी के प्लेन में वाला हो। उसको समझाने के लिए वही बात है, फिर से फोटो बनाना पड़ेगा। चलो एक ये वाला फोटो बना लो, ये देखो मजेदार। ओके सर, यहाँ पे देखो, अब ये वाला फोटो बनाया तुमने, इधर देखो जल्दी से, समय क्या हो गया भैया। अच्छा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा, इधर देखो, ऐसे देखो, यहां पे ऐसे बनाओ फोटो, जैसे अभी तुरंत बनाया था ना तुमने, वैसे ही बनाओ। जैसे देखो यहां से फील्ड लाइंस आया, हाँ सर, तो कॉपी करके नीचे, तो ठीक है, ये ऐसे निकल गया मान लो, ऐसे यहां से आया, तो कॉपी करो, तो देखो अब तुम्हें दिख रहा है, यहां पे तुम्हें नजर आ रहा है कि एक पेज है और यहां से फील्ड लाइंस उसको कट करता हुआ जा रहा है। इस बार देखो, इस बार अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है सर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है। ये ऐसा प्लेन मैंने लिया है, तो उधर ही है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है। अच्छा, तो ये हो गया ए कैप और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ऐसा फोटो में बता रहा हूं मैं कि ई क्या है, ई डॉट ए, ये हो गया क्या, फ्लक्स। लेकिन यहां पे थीटा कितना है, एंगल बिटवीन ई एंड ए 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना होगा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 कितना आता है, 1, तो हो जाएगा ई इंटू ए, यानी कि नेट फ्लक्स कितना होगा, ई ए। बोलो क्लियर हुआ क्या, पक्का समझ में आते जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बेटा। मजेदार सर, यस। तो कभी भी अगर 90 डिग्री पे हो तब हमेशा फ्लक्स 0 होता है, और अगर 0 डिग्री पे हो वही फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है। अब ये क्वेश्चन देखो, तो ये एक तरीके का एग्जांपल हुआ, ये दूसरा तरीके का एग्जांपल हुआ। ओके, अब इधर ये क्वेश्चन में आ जाओ, यहां पे जब देखोगे आई, तो आई तो इसी के प्लेन में आ जाएगा, ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा फ्लक्स में। जे, जे इसी के प्लेन में आ जाएगा, ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा फ्लक्स में। एक ही कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा, के। अच्छा यहां पे मैंने कुछ गलती किया क्या, हाँ, ये के है भैया, ये के है। ओके, बोलो हाँ है ना।
तो अब इसका एरिया वेक्टर किधर है, मान लो डॉट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, वो के में है, डॉट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां अंदर से आ रहा है, बाहर निकल रहा है, ये देखो ये, और ये वाला भी एरिया वेक्टर भी इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों अगर इधर ही है और इधर ही है, दोनों पैरेलल लाइन हो गए ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो सिर्फ के वाले के चलते यहां फ्लक्स होगा, आई वाला और जे वाले के चलते कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। आई वाला और जे वाला उसी के प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर के साथ उसका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं हमेशा। तो फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ए, बट ई डॉट ए तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन यहां पे कंट्रीब्यूट कौन करेगा, सिर्फ ये वाला, √3 के कैप, और इसका एरिया वेक्टर 100 मीटर स्क्वायर के कैप, क्योंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर के होता है या माइनस के होता है। तो ये मैं कैसे के करे जा रहा हूं, यहां से, क्योंकि एक्स वाई का जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो या तो के कैप होगा या तो माइनस के कैप होगा। तो ओपन कर्व है, इसीलिए मेरा चॉइस था। तो ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक ही चीज में देगा, कभी नहीं होगा ऐसा। इसीलिए ई और ए के बीच में यहां पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 जो है वो किसके केस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का √3 के कैप के कंपोनेंट के साथ है, बाकी के साथ 90 डिग्री का है। तो के कैप कंट्रीब्यूट करेगा यहां पे फ्लक्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 100, और एरिया ये डॉट हटाओगे तो cos 0 आ जाएगा, तो cos 0 1 ही होता है, और इंटू √3 इंटू cos 0, देखा, तो √3 होता है 1.73 इंटू 100, तो ये पॉइंट उड़ाओगे तो खत्म हो जाएगा, आंसर आया 173। यूनिट बताया, या तो वोल्ट मीटर लिखो, है ना, या तो वोल्ट मीटर ही लिखा है तो वोल्ट मीटर ही लिख लो यहां पे, अभी तुरंत बताया वोल्ट मीटर, हो गया 173.2, 1.73.2 लिया होगा, इसीलिए ये आंसर आ गया। क्या ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया तुम्हें? ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में अभी दिया हुआ भी है, तो उसे भी देखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बात समझ में आया। चलो अब देखो एक और चीज, ये देखो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 3/5 E नॉट आई कैप, 4/5 E नॉट जे कैप, E नॉट का वैल्यू भी दे दिया। मैंने बोला फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन। यानी कि देखो यहां पे देखो, मान लो ये रहा x, हाँ सर, ये रहा y, हाँ सर, ये रहा z, हाँ सर, यानी कि YZ प्लेन, ये है YZ प्लेन, ये है YZ प्लेन, तो बनाओ, ये है YZ प्लेन, इधर देखो, ये रहा y और ये रहा z। अब हमारा एरिया इसी के पैरेलल है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि YZ प्लेन कैसे दिखने में होगा, जरा बताना तो, दिखने में YZ प्लेन कैसा होगा, ऐसा ऐसा, y ऐसा है और z ऐसा है, ऐसा होगा। अब इस प्लेन में y वाला कोई भी फ्लक्स नहीं देगा, z वाला कोई भी फ्लक्स नहीं देगा, तो जो प्लेन होता है उसको छोड़ के जो बचता है हमेशा वही परपेंडिकुलर होता है। तो आई वाला देखो इसको कट करेगा, एक्स वाला, एक्स के चलते ही सिर्फ फ्लक्स आएगा, ना वाई के चलते आएगा ना जेड के चलते आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने किया था। कौन सा क्वेश्चन में, इसमें देखो ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई वाला नहीं आएगा, उसके परपेंडिकुलर जो है वो आएगा। वैसे यहां पे देखो ये प्लेन किस में है, वाई जेड में है, तो एक्स वाला काम आएगा। तो फ्लक्स के लिए क्या करोगे तुम, जल्दी से बताओ, यहां पे फ्लक्स के लिए क्या करोगे जल्दी से बताओ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। अब ऐसा प्लेन है तो इसको कट कौन करेगा, सिर्फ आई कैप वाला। आई कैप का कंपोनेंट कितना है देखो, 3/5 E नॉट। तो फ्लक्स के लिए लिखोगे तुम E डॉट ए लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन E लिखोगे कितना, 3/5, E नॉट का वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, 2.0 इंटू 10 का पावर 3, तो 2 इंटू 10 का पावर 3 लिख देता हूं। और एरिया वेक्टर कौन सा लोगे, जितना ये एरिया वेक्टर है, आया मजा, कितना है 0.2, तो हो जाएगा 0.2, और ये फ्लक्स और cos 0 1 ही होता है, लिखूं क्या, यहां पे लिख लो E A cos 0, कब, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट जो कि 3/5 E नॉट आई कैप है वो लिए हो, तब ये 0 डिग्री बनाएगा, ध्यान रखना। इसके साथ कोई फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री बनाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा इस एरिया के। क्या एक एक चीज समझ रहे हो, तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ सर, जबरदस्त एक एक चीज का फील आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना अपने मन से, मैं नहीं कर रहा भैया, कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। यहाँ पे 10, तो 1 0 से ये हो गया 100,
और 100 में से ये 5 गया तो ये हो गया कितना 20। आंसर कितना हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये भी यूनिट होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम 240 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी सॉल्व्ड एग्जांपल में है, जरा सा उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अब मैं ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, थोड़ा सा इसको टैकल करके आना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जैसे ये है, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसमें वेरिएबल चीज एक्स वाई डाल दिया हूं दिमाग लगाने के लिए। आया समझ में? एक और देता हूं ये वाला क्वेश्चन दिमाग लगाने के लिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन दिमाग लगाने के लिए है, इसको देखना। फिर नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ कंप्लीट करेंगे, आज गॉस लॉ नहीं करेंगे। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इधर आते जाओ, नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। ये वाला क्वेश्चन को तुम जरूर सॉल्व करना मेरे दोस्त, ये वाले क्वेश्चन को तुम लोग जरूर सॉल्व करना। ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का मैंने उठाया है ताकि तुम लोग सॉल्व करते चलो एनसीईआरटी साथ के साथ। देखो वैसा ही है, वेरिएबल वाला है, ध्यान रखना। ये इसका मतलब होता है एक्स का वैल्यू देखो जहां पे निकाल रहे हो फ्लक्स, एक बार ट्राई मारना, कल वेरिएबल वाला करेंगे। थैंक यू सो मच बचवा एंड बचवी लोग। अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो कमेंट लाइक करते रहो और यार सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो, जिससे मुझे भी एनर्जी मिले और अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। कल टेस्ट है तो आप लोग टेस्ट के लिए पूरा तैयार हो जाइएगा। बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पूरा आ रहा है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशंस पूरा अच्छे से तैयार कीजिएगा। पूरा वर्नियर कैलिपर स्क्रू सब बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जहां तक पढ़ाया उसी से क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन जान के मैं बढ़िया दिया हूं, देखते हैं कौन 100% स्कोर करता है। तो पूरा तैयारी के साथ आना, कल 6 बजे आप लोगों का टेस्ट होगा आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे, 50 क्वेश्चंस वाला 1 आवर टेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं भी खून जला रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत सारा मेहनत हो रहा है। 50 क्वेश्चन निकालना, फिर उसको टाइप कराना, फिर उसके बाद उसका करेक्शन चेक करना, फिर सॉल्यूशन निकाल के श्योर करना कि कोई गलती ना हो। बहुत मेहनत लगता है, लेकिन मैं रेडी हूं आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग भी अपना एफर्ट दो, जान लगाओ। थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री भी आएगा सून और बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा हूँ चीज़ों को लेके इसीलिए, लेकिन आप लोग वरीड मत होइए, मैं खून जला रहा हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग।